नमस्कार। खास प्रोग्राम उनकी नज़र उनका शहर में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश बादल और हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में होंगी वो जिन्होंने अपनी कलम के कमाल से भारत ही नहीं दुनिया के तमाम देशों में धूम मचाई। वो जितनी सुंदर थीं उससे कहीं ज़्यादा सुंदर थे उनके शब्द। हिंदी और पंजाबी साहित्य का एक शानदार नाम। अपनी ज़िद और जज्बे की बदौलत वो मकाम हासिल किया जहां पहुंचने के लिए कई उम्रें चाहिए, और जो अपने बारे में कहती थी, परछाइयां पकड़ने वालों, छाती में जलने वाली आग की परछाई नहीं होती। और ये कहने वाली सिर्फ एक लेखिका थी, अमृता प्रीतम। हिंदुस्तान के लिए वो दिन बड़े मुश्किल भरे थे। एक तरफ आज़ादी के लिए क्रांतिकारियों के जत्थे तैयार हो रहे थे और मदद के लिए दूसरे देशों की तरफ कूच कर रहे थे। दूसरी ओर अंग्रेज अपने शत्रु देशों से निपटने के लिए भारत से सैनिकों की भर्ती कर उन्हें बाहर भेज रहे थे। जरूरी इसलिए भी था क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में गोरे सिपाहियों की संख्या बमुश्किल 15,000 ही बची थी। ये पहले विश्व युद्ध से करीब 5-7 साल पहले की बात है। गुजरात की राजबीवी का शौहर अंग्रेजों की फौज में भर्ती हुआ और परदेश चला गया, फिर कभी नहीं लौटा। राजबीवी ने अपनी सूनी दुनिया में रंग भरने के लिए स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। लाहौर के गुजरांवाला में अपनी विधवा भाभी के साथ रोज एक डेरे में मत्था टेकने जाती और स्कूल चली जाती। एक दिन डेरे में एक नौजवान साधु पर नजर पड़ी। ये साधु संस्कृत, ब्रजभाषा और साहित्य का अच्छा जानकार था। राजबीवी से मुलाकात ने एक बार फिर चाहतों को जिंदा कर दिया। दोनों ने एक दूसरे को अपना लिया। नंद स्वामी अब करतार सिंह पीयूष बन गए। पीयूष का अर्थ होता है अमृत। इसी वजह से 10 बरस बाद जब करतार और राजबीवी के घर बेटी आई तो नाम रखा गया अमृत। अमृत 10-11 बरस की रही होंगी तो मां का साथ हमेशा के लिए छूट गया। पिता एक बार फिर सन्यास के मूड में। करतार भी कविता और गीत लिखते, रात रात भर लिखते। ऐसे में अमृत पर तो इसका असर होना ही था। अमृत ने भी अपने सपनों की इबारत लिखनी शुरू कर दी, लेकिन हालात ने उसके सोच की दिशा ही बदल दी थी। अपने 16वें साल को 60 साल बाद अमृता ने आत्मकथा रसीदी टिकट में कुछ इस तरह बयान किया। 16वें साल में मेरा परिचय उस असफल प्रेम की तरह था जिसकी कसक हमेशा के लिए वहीं पड़ी रह जाती है। शायद इसलिए ये 16वां साल अब भी मेरी जिंदगी के हर साल में कहीं ना कहीं शामिल है। उम्र का ये साल उनकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण वर्षों में से एक था। उनका पहला संकलन अमृत लहरें बाजार में आया। हाँ, इसी साल पिता ने सरदार प्रीतम सिंह से अमृता का ब्याह कर दिया। ये रिश्ता माँ बाप ने बचपन में ही तय कर दिया था। यहां से अब वो अमृता प्रीतम बन गई। उनके नाम से प्रीतम सारी उम्र न छूटा, अलबत्ता प्रीतम से उनका साथ छूट गया। 1960 आते आते दोनों के रास्ते अलग हो गए।
तब तक वो 2 बच्चों की मां बन चुकी थी और उम्र भी 40 पार कर चुकी थी। इस दौरान काफी कुछ घट गया था देश की जिंदगी में और अमृता की जिंदगी में। हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, 2 टुकड़े अलग अलग धड़कने लगे। वो एक खौफनाक मंजर था। उन्होंने लाशें देखी, लाशों जैसे लोग देखे और लाशों जैसी जिंदगी देखी, और कलम से निकला, अजे आखां वारिस शाह नूं कितों कबरां विचों बोल ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का खोल। कितों कबरां विचों बोल। एक रोई सिती पंजाब दी तू लिख लिख मारे बैन वे अज लखां तियां रोंदियां तैनू वारिस शाह नूं कहण कोई अगला वर्का। उठ दर्द मंदां दिया दर्दिया उठ तक अपना पंजाब अज बेले लाशां विछियां ते लहू दी परी चना। उनकी एक कविता छपी तो पाकिस्तान में भी जबरदस्त असर हुआ। पाकिस्तान में अमृता की ये कविता एक फिल्म में भी आई थी। आज आखा वारिस शाह नूं के बाद तो वो सरहदें तोड़ दी ना उनकी कविता ने। वो कविता इधर भी उतने प्यार से सुनी गाई जाती थी जितनी प्यार से वाघा के पार सुनी और गाई जाती थी। इस कालजयी रचना के बाद उनकी कलम से एक और अनमोल अफसाना निकला। पिंजर नाम से ये उपन्यास छपा और पूरे भारतीय महाद्वीप में अमृता की धूम मच गई। इस पर एक फिल्म भी बनी। देखिए इस फिल्म के कुछ हिस्से। कौन है भाई इतनी रात को? पूरो, अब हमारे पास कुछ नहीं। बाबू जी मुझे अमृतसर ले चलो। अब तो यहाँ से चली जा। बेटों को देती है बेटी को देती परदेस रे जग में जन्म क्यों। एक तरफ मानवता की बात आप करें, एक तरफ आप सोचे कि भाई ये किसी तरह से इंसानियत के नाते कुछ करेगा, ये आदमी आपकी मदद करेगा, लेकिन नहीं, वहाँ पर भी तिजारत चल रही थी। आजादी के बाद अमृता जब हिंदुस्तान आई तो अपने दिल का टुकड़ा साहिर लुधियानवी को दे आई थी। आकाशवाणी के साथ एक ब्रॉडकास्टर के तौर पर अपनी अगली पारी शुरू की। कहानियों, कविताओं, निबंधों और उपन्यासों की अमृता प्रीतम ने झड़ी लगा दी। लेखन का ये सिलसिला आखिरी वक्त तक चला। हां, आकाशवाणी से अमृता का सिलसिला टूट गया। 1956 में अमृता प्रीतम को साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1969 में पद्मश्री और 1982 में भारतीय ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया। 1986 से 1992 तक वो राज्यसभा की सदस्य रहीं। विश्व भारती, शांति निकेतन, पंजाब, दिल्ली, जबलपुर और एसएनडीटी विश्वविद्यालयों ने उन्हें डीलिट से नवाजा। बुल्गारिया और फ्रांस में अमृता को खास तौर पर सम्मानित किया गया। उस समय के सोवियत संघ, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, हंगरी, मॉरिशस, इंग्लैंड, फ्रांस, नॉर्वे और जर्मनी जैसे अनेक देशों में अमृता के लेखन को खास तौर पर सम्मानित किया गया। देश के बंटवारे के बाद
अमृता हिंदुस्तान आ गई थी, लेकिन यहाँ आने से पहले लाहौर में एक ऐसे सिलसिले की शुरुआत हो गई थी जिसने अमृता के दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया था। पेश है ये दिलचस्प और अनोखी दास्तान। लाहौर के दिनों में ही अमृता अपनी कलम का जादू चला चुकी थी और उनके नाम की चर्चा दूर दूर तक होने लगी थी। आसपास के शहरों और गांवों के कवि सम्मेलनों में उन्हें बुलाया जाने लगा था। ऐसे ही एक मौके पर कुछ कवियों के साथ वो एक गांव में गई। वहां से लौटते हुए उन्हें लोपोकी गांव से लाहौर के लिए बस पकड़नी थी। करीब 15 लोगों के काफिले में एक चेहरे को छोड़ सभी से अमृता परिचित थी। ये अजनबी था उर्दू अदब का एक नया सितारा साहिर लुधियानवी। कीचड़ में लथपथ 5 किलोमीटर पैदल यात्रा के दौरान अमृता को लगा शायद पिछले जन्म से ही कोई रिश्ता था। खैर, लाहौर पहुंचे और अलग हो गए। साहिर और अमृता अपनी अपनी जाती जिंदगी का बोझ ढो रहे थे। इसी मानसिकता में साहिर ने अपनी चर्चित नज्म ताजमहल लिखी। उन्होंने ये नज्म शानदार फ्रेम में मढ़वा के अमृता को भेंट की। सारी उम्र अमृता ने उसे कलेजे से लगा कर रखा। इस नज्म का एक हिस्सा पेश है। अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, कौन कहता है कि सादिक न थे जज्बे उनके, लेकिन उनके लिए तशहीर का सामान नहीं, क्योंकि वो लोग भी अपनी ही तरह मुफलिस थे। ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। साहिर अमृता की सांसों में तो बसे थे, लेकिन वो संभवतया अपने को अमृता के साथ जिंदगी की गाड़ी खींचने के लिए तैयार नहीं पा रहे थे। अमृता को लेकर वो भी कम तनाव में नहीं रहे और इसी दौर में साहिर की नज्मों का पहला संग्रह तलखियां छप कर आया। ये 1946 का साल था। इसकी अनेक नज्मों में साहिर की ये कश्मकश साफ नजर आती है। मसलन ये नज्म हिंदुस्तान में सिनेमा के पर्दे पर लोगों ने करीब 20 साल बाद देखी, मगर साहिर की कलम से तो ये निकलकर तलखियां का हिस्सा बन चुकी थी। सुनिए ये नज्म खुद साहिर की आवाज में। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। इसी तरह साहिर की आवाज में एक और नज्म जो अपने ढंग से उनकी मनोदशा का बयान करती है। मजबूर हो तुम, मजबूर हूँ मैं, मजबूर ये दुनिया सारी है, तन का सुख मन पर भारी है, इस दौर में जीने की कीमत या दारो रसन या फारी है। मैं दारो रसन तक जा न सका, तुम जिन्स की हद तक आ न सकी, मैं दारो रसन तक जा न सका, तुम जिन्स की हद तक आ न सकी, चाहा तो मगर अपना न सकी, हम तुम दो ऐसी रूहें हैं जो मंजिल तस्कीं पा न सकी। कि बहुत सी जो नज़में जो बिगिनिंग की जो तलखियाँ में है वो सब अमृता जी की झलक नज़र आती है। हमें तो लगता है वो पूरी शायरी उस वक्त
अमृता जी के लिए ही करते थे। 1960 आते आते उन्होंने पति से अलग होने का फैसला भी कर लिया, लेकिन इसी बीच एक फिल्मी मोड़ आया। रसीदी टिकट में अमृता लिखती हैं, मन ने घर की दहलीज के बाहर कदम रख लिया था। साहिर को मुंबई फोन करने के लिए गई थी कि अजीब संयोग हुआ था। उस दिन के एक समाचार पत्र में खबर और फोटो छपी थी कि साहिर को जिंदगी की नई मोहब्बत मिल गई है। हाथ फोन की डायल से कुछ इंच दूर शून्य में खड़े रह गए। जिंदगी की सबसे उदास कविताएं मैंने इसी साल लिखी। अमृता को इतना सदमा लगा कि वो अवसाद में चली गई। उबरने में काफी वक्त लगा। इसी दौरान इंद्रजीत यानी इमरोज उनकी जिंदगी में दाखिल हुए, लेकिन साहिर की सोहबत उन्हें मिलती रही। क्या आप रिश्तों के इस त्रिकोण की कल्पना कर सकते हैं जिसमें किसी से किसी का कोई रिश्ता नहीं था, मगर वो रूह की गहराइयों तक जाने वाले रिश्ते के एक तार से बंधे थे। तीनों मिलते थे, घंटों साथ बिताते थे और एक अधूरी प्यास लिए रुखसत हो जाते थे। शायर आया हुआ था, होटल में ठहरा हुआ था, तो अमृता कह लगी चल मिल के आते हैं शायर से। चले गए। अच्छा, शायर ने पहली दफ़ा मुझे अमृता के साथ देखा तो वो समझ गए हैं कि उसको एक दोस्त मिल गया। तो वो उसने शराब के 3 गिलास रखे और शराब डाली। तो ना मैं पी रहा था ना अमृता पी रही थी, वो ही पी रहा था। तो थोड़ी देर ऐसे फॉर्मल बातचीत की तो हम आ गए वापस। रात को 12 बजे हैं अमृता को फ़ोन आया। अमृता ने मुझे सुबह बताया। तो उसने वहाँ उस वक्त कोई नज़म लिखी कि गज़ल लिखी। उसके था कि मेरे साथी खाली जाम, मेरे साथी खाली जाम। इमरोज बड़ी बेबाकी से साहिर और अमृता के रिश्तों पर अपनी राय का इजहार करते हैं। मुंबई में मुशायरा हो तो वो एक बहाना है, अमृता वहाँ जाएगी। हैं दिल्ली में मुशायरा है तो साहिर इधर आएगा तो फिर वो मिलेंगे। ये बम्बई से कभी अमृता को मिलने नहीं आया। साहिर नज़म से बेहतरीन नज़म तक पहुँच गया, अमृता कविता से बेहतरीन कविता तक पहुँच गई। मतलब बड़े शायर हो गए हैं, मगर ये ज़िंदगी तक नहीं पहुँचे। कहते हैं किस्मत अगर आपसे कुछ छीनती है तो वक्त रहते उसकी भरपाई भी कर देती है। अमृता की जिंदगी में कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने अपने को पति से अलग कर लिया। साहिर का साथ नहीं मिला तो कुदरत ने उन पर इंद्रजीत का रंग चढ़ा दिया। इंद्रजीत करीब 45 साल तक उनकी छाया बनकर रहे। सारी दुनिया इंद्रजीत को अमृता की जिंदगी में रंग भरने वाले इमरोज के नाम से जानती है। ऑल इंडिया रेडियो के जरिए अमृता अपनी आवाज के जादू से लाखों सुनने वालों को दीवाना बना चुकी थी, लेकिन जिसकी वो दीवानी थी वो उनकी जिंदगी से बाहर था। इसी बीच एक दुबला पतला नौजवान चुपके से कब उनकी जिंदगी में आ गया, ये खुद अमृता को भी काफी देर से पता चला। फिल्मी अंदाज में इंद्रजीत अमृता के दिल में दाखिल हुए। दोनों का रिश्ता कुछ इस तरह चला कि भारतीय समाज देखता रह गया। 7 फेरों से बनने वाले रिश्तों की चमक भी इसके आगे फीकी पड़ गई। तो कहानी शुरू होती है 1956 से। इंद्रजीत उभरते हुए चित्रकार थे। उर्दू की जानी मानी पत्रिकाओं शमा और आईना के लिए काम करते थे। अमृता की रचनाएं इन पत्रिकाओं में छपा करती थी। इसी साल अमृता ने साहिर के नाम आखिरी खत लिखा, लेकिन पोस्ट नहीं किया। साहिर का नाम हटाकर छपने भेज दिया। इस खत के साथ रेखांकन इंद्रजीत को करना था। रेखांकन करते समय उन्होंने अमृता से कहा, यह खत तुमने किसके लिए लिखा है? अगर बताओ तो मैं उसकी तस्वीर भी बना दूं। अमृता संकोच कर गई।
और संकोच तो साहिर भी उम्र भर करते रहे। अमृता ने यह खत लिखा साहिर के लिए और अरसे तक इस भ्रम में तड़प के साथ जीती रही कि जिसे आखिरी खत लिखा उसने पढ़ा ही नहीं। उधर साहिर ने यह खत आईना में पढ़ा तो कई दिन तक छाती से लगाए घूमते रहे, लेकिन अमृता से एक लफ्ज भी ना बोला। हाँ, वर्षों बाद जब सब कुछ खत्म हो गया तो खुद साहिर ने अमृता को बताया। मैंने आखिरी खत पढ़ा तो लगा अभी ख्वाजा अहमद अब्बास के घर जाऊं, कृष्ण चंद्र के पास जाऊं, सभी दोस्तों के पास जाऊं और उन्हें चिल्ला चिल्ला कर बताऊं कि अमृता ने यह खत मुझे लिखा है, मेरे नाम लिखा है, लेकिन चुप रह गया। इससे पहले भी साहिर ने 20 बरस पहले लाहौर के दिनों को याद करते हुए कहा था, जब हम लोग लाहौर में थे तो मैं अक्सर तेरे घर के करीब आता था और कोने में जो पान बीड़ी की दुकान थी ना, वहां खड़े होकर कभी पान खरीदता, कभी सिगरेट, तो कभी सोडे का गिलास लेकर घंटों खड़ा रहता। वहां से एक झलक पाने के लिए तेरे घर की खिड़की को देखता रहता जो उस दुकान की तरफ खुलती थी। अमृता ने अफसोस से माथा पीट लिया। बाद में उन्होंने कहीं लिखा, मेरे और साहिर के दरमियान 2 दीवारें थीं, एक खामोशी की जो हमेशा बरकरार रही और दूसरी भाषा की। मैं पंजाबी में नज्म कहती थी, साहिर उर्दू में। इस दीवार ने कभी मेरी नज्मों को साहिर तक पहुंचने ही नहीं दिया। इस रिश्ते का इससे ज्यादा दर्दनाक अंत और क्या हो सकता है। तो हम आपको बता रहे थे कि इंद्रजीत और अमृता की इस बातचीत के बाद एक सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन असल कहानी तो और है। इंद्रजीत अपने गांव लायलपुर के पास चक 36 में रहते थे। सिर्फ 9 साल के थे तो हमेशा के लिए मां का साथ छूट गया था। मां की ममता से महरूम इंद्रजीत रात के अंधेरे में अकेले चारपाई पर लेटे, कभी दोस्तों के टिफिन में तो कभी अपने कपड़ों में बटन लगाते या तुरपाई करते, कसक के साथ मां की धुंधलाती छवि को याद करते थे। 7वीं क्लास में थे तो कहीं अमृता का फोटो देखा और हाई स्कूल में थे तो अमृता का उपन्यास डॉक्टर देव पढ़ा। दरअसल उपन्यास में डॉक्टर देव एक किरदार था। उपन्यास पढ़ते ही अमृता इंद्रजीत के दिलो दिमाग पर छा गई और दुस्साहस देखिए कि कहीं से अमृता का फोन नंबर खोजा और डायल कर दिया। मैंने फोन ढूंढ के उनको फ़ोन किया तो उन्होंने पूछा कौन बोल रहा। मैंने कहा देव। पूछने लगी कौन देव। मैंने कहा डॉक्टर देव। तो इसके बाद मेरे पास तो कहने के लिए और कुछ था नहीं, अब तो मैंने फ़ोन बंद कर दिया। बरसों गुजर गए। रोजी की खातिर इंद्रजीत दिल्ली आ बसे और संयोग से उसी कॉलोनी में रहने आए जहां अमृता रहती थी और रेडियो में काम करती थी। उन दिनों दोनों चिट्ठियों के जरिए अपनी धड़कनें एक दूसरे के पास भेजा करते। इन चिट्ठियों में इंद्रजीत अमृता को कई नामों से संबोधित करते थे। जोरबा द ग्रीक नॉवेल पढ़ा तो उसकी नायिका के नाम से अमृता जोरबी बन गई। द नेकेड माजा पढ़ा तो अमृता माजा हो गई। किचन में जब अमृता काम करती तो जिस तरह वो बचत करती, इंद्रजीत ने उनका नाम बरकते रख दिया। कभी उनका नाम आशी हो जाता। जानी मानी लेखिका उमा त्रिलोक ने उस दौर के खतों के आदान प्रदान पर एक किताब लिख डाली। 1960 में लिखे एक पत्र में अमृता लिखती हैं, राही, तुम मुझे संध्या के समय क्यों मिली? जिंदगी का सफर खत्म होने वाला है। अगर मिलना था तो जिंदगी की दोपहर में मिलते, कम से कम उस दोपहर का ताप तो देख लेते।
और इंद्रजीत ने लिखा, तुम खूबसूरत शाम ही सही, मगर मत भूलो, तुम्हें मेरी सुबह हो, तुम्हें मेरी दोपहर हो, शाम हो, मेरी मंजिल हो, मेरी किस्मत हो। अमृता के जो अपने थे वो लगातार उनके साथ रहे, चाहे सुख हो या दुख। गुलजार इनमें से एक थे। इंद्रजीत को लिखे खत में अमृता ने गुलजार के आने का जिक्र किया है। अरे गुलजार, कहती फिर तो तेरे से गले मिलना है। तो मुझे याद आया, आपने वो नज़म लिखी, रिश्तों को कोई नाम न दो, आपसे तो गले मिलना। आखिरकार वो घड़ी भी आ गई जब दोनों को लगा कि वो अलग अलग नहीं रह सकते। 8 जनवरी 1964 ये वो तारीख थी जब अमृता और इंद्रजीत साथ साथ रहने लगे, बिना शादी किए। तब के समाज में उनके इस नए रिश्ते का जमकर विरोध हुआ, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। उन्होंने तो अपना समाज रचा था। तो मैंने अमृता को कहा, ये देख के कि तू मेरी समाज है और मैं तेरी समाज हूँ, वरना कोई समाज नहीं। दोनों मिलके खाना बनाते थे, इमरोज़ और अमृता, और मिलके खाना बना के वो खाते थे इकट्ठे मिलके। और फुलके ज़्यादातर अमृता बनाती थी, क्योंकि इमरोज़ से गोल नहीं बनते थे, और सब्ज़ी जो है वो इमरोज़ बना लेता था। तो इतना ज़्यादा ट्यूनिंग मैंने किसी कपल में नहीं देखी। 1966 में इंद्रजीत हो गए इमरोज़। इमरोज़ यानी आज, यानी वर्तमान। नई सदी दस्तक दे रही थी और पुरानी विदा ले रही थी। अमृता बड़े उत्साह से सन 2000 में दाखिल हो रही थी। वो उम्र के 80 बसंत देख चुकी थी। इमरोज़ का साथ उन्हें हर दिन नया और ताज़ा बनाता था। अलबत्ता शरीर कमज़ोर हो गया था और बुढ़ापे की बीमारियों ने घर बना लिया था। लेकिन अमृता का लेखन बदस्तूर जारी था। 11 बरस पहले उन्होंने इमरोज़ के नाम अपनी आखिरी कविता लिखी। इस कविता का शीर्षक था, मैं तुम्हें फिर मिलूंगी। मैं तुम्हें फिर मिलूंगी, कहाँ, किस तरह नहीं जानती। शायद तुम्हारे ख्यालों की चिंगारी बनकर तुम्हारे कैनवास पर उतरूंगी, या शायद तुम्हारे कैनवास पर रहस्यमय रेखा बनकर खामोश तुम्हें देखती रहूंगी, या शायद एक झरना बनूंगी और जैसे उसका पानी उड़ता है, मैं पानी की बूंदें तुम्हारे जिस्म पर मलूंगी और ठंडक सी बनकर तुम्हारे सीने से लिपटूंगी। 31 अक्टूबर 2005 का दिन इमरोज़ के लिए बड़ा भारी था। लंबी बीमारी के बाद इमरोज़ की बाहों में उन्होंने 45 साल के साथ को अलविदा कह दिया। लेकिन इमरोज़ आज भी अमृता का साथ एंजॉय कर रहे हैं। पूरे घर के कण कण में अमृता की निशानियां नजर आती हैं। इमरोज़ कहते हैं, अमृता ने देह छोड़ी है, रूह तो मेरे साथ है। तो ये थी अमृता प्रीतम की दास्तान, उनकी नज़र उनका शहर में। ये एपिसोड और सारे पुराने एपिसोड आप देख सकते हैं YouTube पर। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अगले एपिसोड में फिर मिलाएंगे किसी नए शब्द सितारे के साथ।